एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसमें हम अपना नॉन एक्वस टाइट्रेशन पूरा डिस्कस करेंगे और इसमें हम अपनी पूरी यूनिट 2 को भी कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है, ये जानना है हमें सबसे पहले। तो देखो, मोस्टली टाइट्रेशन जो हम कैरी कर रहे थे अभी तक, उनमें या तो हम वाटर यूज़ कर रहे थे एज मीडियम या एज सोल्यूशन बोल लो, या फिर कोई भी और एक्वस मीडियम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और अगर हम देखें वीक एसिड या वीक बेस के केस में देखें तो वाटर में ना मतलब प्रॉपरली वो डिसोशिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शार्प एंड पॉइंट नहीं आ पाता। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ नॉन एक्वस टाइट्रेशन की। तो वहाँ हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिनमें वाटर नहीं होता है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन बेसिकली इस वो टाइट्रेशन होते हैं जिसमें हम एनालाइट को ना उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जो कि नॉन एक्वस होता है, यानी वाटर नहीं होता। वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट में जब हम एनालाइट को डिज़ोल्व करते हैं तो उस टाइट्रेशन को हम बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है रीजंस फॉर यूजिंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन? देखो, कुछ केसेस हो सकते हैं जैसे हमारे जो सब्सटेंस है वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है। अब सॉल्युबल ही नहीं होगा तो टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करोगे? दूसरा है कि वाटर के साथ अगर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करके उसने कुछ और बना लिया, तो अपनी वो उस फॉर्म में तो नहीं रहा ना जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी थी या जिसके साथ हमें अपना टाइट्रेशन करना था। तो उस केस में तीसरा केस ये होगा कि जो सब्सटेंस है वो या तो बहुत ही वीक एसिड है या वीक बेस है, तो वो डिसोशिएट ही नहीं होगा वाटर में, जिसकी वजह से हम अपना टाइट्रेशन ईजिली नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखें कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के। तो देखो, पहला तो ये यूज़फुल होता है हमारे जो मिक्सचर ऑफ एसिड्स होते हैं ना, मतलब जहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसिड होता है उसके टाइट्रेशन के लिए यूज़फुल होता है। दूसरा, ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस जो होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनके उस केस में हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। तीसरा है हाईली सूटेबल होता है वीक एसिड वीक बेसिस के लिए। और जो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मेथड होता है वो सिंपल होता है, प्रिसाइज होता है और एक्यूरेट मेथड होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं वो जनरली कॉस्टली होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा डिसएडवांटेज। दूसरा हो जाएगा कि जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं वो पॉल्यूट कर सकते हो एनवायरनमेंट को। मतलब जो नॉन एक्वस वो होते हैं सॉल्वेंट, वो वॉलेटाइल भी होते हैं नेचर में। वॉलेटाइल है मतलब इवेपोरेट होंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं। उसकी वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें जो इंडिकेटर होता है ना, वो भी हमें नॉन एक्वस मीडियम में ही प्रिपेयर करना पड़ता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए। तो ये तीन कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगे, मतलब कॉस्टली है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर रहा है, और हमें इंडिकेटर भी अलग से उसी के नीचे का प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अपने टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे 4 टाइप के होते हैं: प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, एम्फीप्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो अभी सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो देखो, ये 2 वर्ड से बना है। पहला है प्रोटो, दूसरा है फिलिक। प्रोटो का मतलब है प्रोटॉन और फिलिक का मतलब है लविंग। मतलब ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो बेसिक होंगे नेचर में और एसिडिक एनालाइट जो होगा उसे डिसॉल्व करने के लिए काम आएंगे। क्योंकि देखो, एसिडिक एनालाइट जो होता है वो बेसिक वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और बेसिक जो होता है वो एसिडिक वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अब ये ना हाईली प्रोटॉन लविंग होंगे, हाई एफिनिटी होगी प्रोटॉन्स के लिए इनकी। ठीक है, इसीलिए इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो प्रोटोफिलिक प्रोटॉन के लिए हाई एफिनिटी है, हाईली लविंग है, हाईली प्रोटॉन लविंग है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे पायरिडीन हो गया, अमीन्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये भी 2 वर्ड से बना है, प्रोटो और जेनिक। प्रोटो का मतलब प्रोटॉन, जेनिक का मतलब जनरेटिंग। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट्स जो होंगे ना, ये एसिडिक होंगे नेचर में और ये डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को।
तो ये हमारे बेसिकली बेसिक एनालाइट को डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि एसिडिक है नेचर में, तो बेसिक एनालाइट्स को डिज़ोल्व करेंगे। और इनका ना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा इनका। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो देखो, ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो हमारे प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक दोनों की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे एसिड की तरह भी एक्ट करेंगे और बेस की तरह भी एक्ट करेंगे। तो ये डोनेट भी कर सकते हैं हमारे प्रोटॉन को और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, एल्कोहल्स इन मिथनॉल या इथेनॉल, ये सब हो जाएंगे हमारे, मतलब एल्कोहल्स में जैसे मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल्स में आ जाएंगे। ये हमारे एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं और बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। मतलब हम इसमें एसिड को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं और बेस को भी डिज़ोल्व कर लेंगे। जो हमारा लास्ट टाइप है सॉल्वेंट्स का, वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये ऐसा सॉल्वेंट है, ना तो ये प्रोटोफिलिक है ना ये प्रोटोजेनिक है, मतलब ये केमिकली इनर्ट है, ठीक है। ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है, ना ये डोनेट करेंगे प्रोटॉन्स को, ना ये एक्सेप्ट करेंगे, है ना। और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा वो लो होगा। एग्जाम्पल है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। अगर हम बात करें कुछ कॉमनली यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की, तो देखो उसके एग्जांपल देख सकते हो आप। ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, एसीटोनाइट्राइल है, एल्कोहल है, डाइजॉक्सिन है और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। अब देखो, ये जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। अब आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो देखो, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, और जो बेस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब भी ये एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो ये कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड बनाते हैं। ये ही हमारी सारी चीज़ें हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवलिंग इफेक्ट। तो देखो, लेवलिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल होता है, मतलब कितना इफेक्ट है एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पर, मतलब सॉल्वेंट का कितना इफेक्ट है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर, कितनी अच्छे से हमारा सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस करेगा एसिड और बेस को, ठीक है। जब कोई सॉल्वेंट एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो उसकी डिसोसिएशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि एसिड बेस किसी सॉल्वेंट में ही तो डिसोशिएट होते हैं। अब वाटर के केस में क्या होता है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। इसलिए वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लेवलिंग इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस की, तो वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट तो होते नहीं है वो। तो इसी वजह से वाटर वीक एसिड और वीक बेस के लिए लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है। अगर इसी को हम लेवलिंग इफेक्ट को सिंपली कैसे याद रखोगे, तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं, तो वाटर जो है वो इनके लिए लेवलिंग इफेक्ट शो करता है। लेकिन वीक एसिड वीक बेस जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं इन वाटर, तो वाटर इसके लिए लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लेवलिंग इफेक्ट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के इफेक्ट की बात करते हैं, तो जब वीक एसिड को बेसिक सॉल्वेंट, जिसे हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं ना, उसमें जब हम डालते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटोन फिलिक सॉल्वेंट या फिर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, वो वीक एसिड पर लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं। सिमिलरली जब हम वीक बेसिस को एसिडिक सॉल्वेंट में डालते हैं ना, एसिडिक सॉल्वेंट अब क्या थे, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो बेसिक जो हमारा बेस था, जो हमने वीक बेसिस डाले, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है ना, वो वीक बेसिस पर लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, और जो प्रोटोफिलिक होता है वो वीक एसिड पर लेवलिंग इफेक्ट शो करता है। अगर हम पूरे की कंक्लूजन की बात करें, तो जो बेसिक सॉल्वेंट है वो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं
और जो एसिडिक सॉल्वेंट है वो वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, तो बस यही था इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एल्कलीमेट्री की। तो देखो, एल्कलीमेट्री का क्या मतलब होता है। जैसे नाम से पता चला है एल्कली, तो कुछ तो बेस से रिलेटेड होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना स्टैंडर्ड बेस सोल्यूशन यूज़ करते हैं किसी भी एसिडिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पता करने के लिए। अब प्रोसीजर कैसा होता है, तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हम नॉन वॉल्यूम का एसिड लेते हैं अपने कॉनिकल फ्लास्क में, जिसको हम स्टैंडर्ड बेस सोल्यूशन से टाइट्रेट कराते हैं, जो कि हम ब्यूरेट में लेते हैं। उसके बाद टाइट्रेशन के बाद जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, तो हमारे जो एसिड के मोल्स होते हैं वो बेस के मोल्स के इक्वल हो जाते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है उसका एंड पॉइंट आने पर कि कितनी कंसंट्रेशन है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम देखें कि जो एल्कलीमेट्री है उसमें क्या क्या हमने कैसे कैसे यूज़ किया, तो एल्कलीमेट्री में जो हमने एसिड लिया है वो एज एनालाइट लिया है, जो बेस लिया है एज टाइट्रेंट लिया है ब्यूरेट में। उसके बाद बेस ही ना स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा इधर, क्योंकि देखो हमने बेस से ही तो उसे कंसंट्रेशन को पता किया है एसिड की को। जो हमारा एनालाइट था, अननोन कंसंट्रेशन थी, तो वो हमने बेस की हेल्प से ही तो करी आइडेंटिफाई, तो इसीलिए हमारा बेस ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है एसिडिमेट्री। तो एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हमें बेसिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पता करनी होती है, जिसके लिए हमें एक एसिडिक सोल्यूशन को एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें हम अननोन जो लेंगे वो लेंगे हम बेस, जो कि हमारा एनालाइट होगा, तो उसका हम नॉन वॉल्यूम लेंगे अपने कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन को हम फिल करेंगे अपना ब्यूरेट में, और उसके साथ टाइट्रेट करेंगे, जिसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद जैसे एंड पॉइंट आएगा हम उसे कैलकुलेट करके कंसंट्रेशन पता कर लेंगे अपने बेसिक सब्सटेंस की। ठीक है, अब एसिडिमेट्री में जो हम बेस यूज़ करेंगे वो एज एनालाइट होगा, जो कि हम फ्लास्क में लेंगे। एसिड जो होगा वो एज टाइट्रेंट होगा, जो कि हम ब्यूरेट में लेंगे, और जो हमने ब्यूरेट में एसिड लिया है वही हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी होगा। उसके बाद देखो, आप ये एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री का डायग्राम देख सकते हो। एसिडिमेट्री में देखो, जो हमने कॉनिकल फ्लास्क पे लिया है वो बेस लिया है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, और ब्यूरेट में है हमारा एसिड। ठीक है, उसके बाद एल्कलीमेट्री में देखो, ब्यूरेट में हमारा बेस है और कॉनिकल फ्लास्क में हमारा एसिड, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है। तो आप ये एक बार डायग्राम से भी देख सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट, और ये लास्ट टॉपिक भी होने वाला है हमारी यूनिट का। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, बेंजीन रिंग है जिससे एक COOLA अटैच्ड है। यही हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सोडियम बेंजोएट का। उसके बाद अगर देखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो होता है C7H5NaO2। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 144.1 ग्राम पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो सोडियम बेंजोएट है वो शुड नॉट कंटेन लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ सोडियम बेंजोएट, मतलब 99 और 100.5 के बीच में उसका प्योरिटी लेवल होना चाहिए। तो ये हमें देखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है हमारा सोडियम बेंजोएट का एसिड, तो इस ऐसे का प्रिंसिपल बेस्ड होता है बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन पर। और सोडियम बेस बेंजोएट जो होता है वो परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे बेंजोइक एसिड और सोडियम परक्लोरेट फॉर्म होता है। अब रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये रिएक्शन लिखी हुई आप देख सकते हो। ये है सोडियम बेंजोएट जब हमारे परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा प्रोड्यूस करता है बेंजोइक एसिड और सोडियम परक्लोरेट। मतलब सोडियम बेंजोएट जो न्यूट्रलाइज होता है वो परक्लोरिक एसिड से न्यूट्रलाइज होता है। इस रिएक्शन के बेसिस पर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बेंजोएट की। तो देखो, सोडियम बेंजोएट बेसिकली एक वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन या ग्रेन्युलर पाउडर होता है, अडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है इसकी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को जो अब्जॉर्ब कर लेता है।
उसके बाद अगर बात करें इसके प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के, तो इसे ऐसे के लिए हमें 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड को टाइट्रेट की फॉर्म में यूज़ किया करना है, ठीक है। ये परक्लोरिक एसिड जो होगा वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, मतलब हम ये ऐसे करेंगे कैसे ये सोडियम बेंजोएट का। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें अबाउट 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को एक्यूरेटली वे कर लेना है। उसके बाद इस सैंपल को 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है। और अगर ज़रूरत हो तो सॉल्यूशन को 50 डिग्री तक वार्म करते रहना है ताकि प्रॉपर डिसोल्यूशन हो जाए। मतलब अगर आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे वार्म करना है 50 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर उसे कूल कर लेना है। उसके बाद क्रिस्टल्स वॉयलेट या अल्फा नेफ्थॉल बेंजीन को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करना है। मतलब या तो क्रिस्टल वॉयलेट ले लेना है या फिर अल्फा नेफ्थॉल बेंजीन, उसे फिर ऐड कर देना है। फाइनली सॉल्यूशन को 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड से टाइट्रेट करना है जब तक कलर चेंज होकर ग्रीन ना हो जाए। मतलब जब कलर ग्रीन हो जाएगा तो वही हमारा एंड पॉइंट होगा। उसके बाद हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन। तो जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको देखो ये चीज़ तो याद ही रखनी है कि 1 ml जब हम लेंगे 0.1 नॉर्मल का परक्लोरिक एसिड, तो वो हमारा इक्वल होगा 0.01441 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट के। अब उसके बाद हम परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड इंटू नॉर्मेलिटी इंटू ये जो हमने निकाला था 0.01441 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 0.1 इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारा ऐसे होगा उसे। लास्ट हम बात करते हैं अपने यूजेस ऑफ सोडियम बेंजोएट की। तो देखो, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ होता है, एक तो फूड एडिटिव्स के भी आप कह सकते हो फॉर्म में यूज़ होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ होता है, और इसमें ना माइल्ड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये एक एंटी फंगल एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। और कुछ केमिकल इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में भी ये यूज़ होता है अपना सोडियम बेंजोएट। तो यही था आज का लेक्चर। आज हमने अपने यूनिट 2 को कम्प्लीटली कवर किया है। और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फार्मा डिकोडेड को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप डिकोडिंग फार्मेसी विथ फार्मा डिकोडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।